होती क्या है और इनकी मेन प्रॉपर्टी क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती है और इनकी मेन प्रॉपर्टी क्या है। तो अगर आप जो है बोर्ड पे कम से कम आप लोग तो निगाह डाल ही सकते हैं। तो ये क्या बताता है मैक्सवेल शोड दैट अ वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूसेस वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड। ये आपको याद होगा, हम लास्ट टर्म पे भी बात कर रहे थे जब आप डिस्प्लेसमेंट करंट की बात कर रहे थे कि एक वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या काम करती है, ये एक वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है। और ऐसे ही सेम मैनर में अगर आप देखेंगे वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस अ टाइम वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड, ये टाइम वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करती है। देन इसके बाद यही कहेगा ऑल्टरनेट प्रोडक्शन ऑफ टाइम वेरिएबल इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स, दोनों का जो आपका ऑल्टरनेट प्रोडक्शन है एक से दूसरा दूसरे से पहला गिव्स राइज टू द प्रोपेगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो मुझे लग रहा है थ्योरी आप मैक्सवेल्स की थ्योरी के नाम पे पढ़ चुके थे। हमने दोबारा एक बार ये वेव्स कहाँ से आती हैं और क्या है इसमें दिया हुआ है। देन आपसे क्या कहा जाएगा, द वेरिएशंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर एज वेल एज टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव। जो आपके हम कहते हैं वाइब्रेशंस होते हैं, आपको ये वाला डायग्राम बना के दिखाया था, आपको याद हो, एक ऐसे में फील्ड होती है और एक ऐसे में और वेव चल रही होती है आपकी तीसरे यानी कि जेड एक्सिस पर। ये भी आपको मालूम है। अब एक सवाल आता है, अब आपसे जो पूछी जा सकने वाली चीज़ है वो है आपकी ईएम वेव्स की प्रॉपर्टीज़। ईएम वेव्स की जो सबसे पहली प्रॉपर्टी आप देखेंगे वो डेफिनेशन से ही आई है। ये आपसे कहती है ईएम वेव कंसिस्ट ऑफ साइनोसॉइडल ऑसिलेशंस। अब मेरा पहला सवाल ये है कि साइनोसॉइडल ऑसिलेशंस माने आपको मालूम है ना? नहीं, कोई बात नहीं, आप थोड़ा सा पिछले साल का याद करें, आपको याद आएगा लास्ट ईयर जब हम लोग पढ़ रहे थे वेव्स एंड ऑसिलेशन का टॉपिक, तो आपको याद आएगा जो वेव की इक्वेशन है वो वेव की इक्वेशन, किसी भी वेव की इक्वेशन जो आपके लिए आती है वो आती है y इज इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी। और अगर आपकी इक्वेशन y इज इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी है तो ये कहीं ना कहीं ये बता रहा होता है कि y क्या है आपका प्रोपोर्शनेट है। क्या आपके साथ ध्यान है, ट्रिग्नोमेट्री में हमने साइन थीटा और कॉस थीटा के ग्राफ पढ़े हुए हैं। पहले मैं साइन थीटा का ग्राफ दिखा देता हूँ। साइन थीटा का ग्राफ आपसे कहता है कि आपकी साइन थीटा 0 डिग्री पे 0 होती है, 90 पे आपकी मैक्सिमम यानी 1 हो जाती है, 90 बाद दोबारा कम होती है, 180 पे 0 हो जाती है। आफ्टर 180 इन द थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट द वैल्यूज ऑफ साइन थीटा आर नेगेटिव, इट बिकम्स -1 फॉर 270 एंड देन अगेन फॉर 360 इट बिकम्स 0। और ज़रा ध्यान से देखो, यही ग्राफ आपके वेव्स या ऑसिलेशन का या एसएचएम का भी आता था। क्यों आता था? कारण ही साफ है, y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन ओमेगा टी। जो साइन ओमेगा टी का ग्राफ है वही आपका उसका भी ग्राफ आएगा। फर्क क्या होगा? फर्क केवल इतना सा होगा कि भैया यहाँ पे कोई एक कांस्टेंट होगा, लेट इट बी 2, यानी आपका जो वेव का ग्राफ होगा वो ये हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई दैट होगा ना, केवल 2 से 3 से 5 से या जिससे भी हो। तो ये पहली चीज़ हमारे पास आती है कि ये ऑसिलेशंस आपके कैसे कहलाते हैं, साइनोसॉइडल ऑसिलेशंस। तो अब ये चीज़ याद आ जाती है। तो इसलिए पहली प्रॉपर्टी में जो पहले वर्ड्स हैं वो आपसे करेंगे प्लेन थ्योरेटिकल रोज करना नहीं है। तो यही आपके क्वेश्चन भी हैं, वो भी लास्ट में दिखाऊंगा। साइनोसॉइडल ऑसिलेशंस है टाइम वेरिएबल इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स के, ये आपको मालूम ही है कहाँ है, इन म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शंस एंड द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन इज परपेंडिकुलर टू बोथ। और आपका डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन उन दोनों के भी परपेंडिकुलर है। देन इसके बाद नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स डू नॉट रिक्वायर एनी मटेरियल मीडियम फॉर देयर प्रोपेगेशन। मुझे लग रहा है ये डेफिनेशन भी आपने लास्ट ईयर पढ़ी है। बताया जाता था दो टाइप की वेव्स होती हैं, वन आर कॉल्ड मैकेनिकल वेव्स एंड अदर आर कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। मटेरियल वेव्स या मैकेनिकल वेव्स हम कहते थे जिन्हें कोई ना कोई पर्टिकुलर मटेरियल मीडियम रिक्वायर्ड है, और मटेरियल मीडियम के तौर पे हम कहेंगे साउंड वेव्स। आपको ध्यान है साउंड वेव्स कैन प्रोपेगेट थ्रू सम मीडियम ओनली। ये मैकेनिकल वेव्स हैं। अगर आप सोचें चंदा मामा पे खड़े होकर हम आपस में बात करने का प्रयास करें, then this communication is not possible. Why? Because there is the vacuum. तो ये पहली चीज समझ में आती है। ईएम वेव्स जो है वो कौन सी कहलाती थी, जो आपकी
वैक्यूम से भी चलती हैं, यानी इनको चलने के लिए कोई मटेरियल मीडियम नहीं चाहिए। तीसरी प्रॉपर्टी में लग रहा है जिंदगी से आपको मालूम है, दीज वेव्स ट्रेवल अलोंग द स्ट्रेट लाइन, इसमें मैं क्या समझाऊंगा, एंड विद वेरी हाई स्पीड, द स्पीड इन फ्री स्पेस इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्या है मेरी बात समझ में आती है? इसके बाद आता है द स्पीड ऑफ EM वेव्स इन फ्री स्पेस इज गिवन एज, ये एक फॉर्मूला आपको दिया जाता है कि आपकी स्पीड किस फॉर्मूले से दी जाती है। ये फॉर्मूला है आपका √μ0ε0। अगर आप जाएंगे किस में, मैंने कहा फ्री स्पेस में, μ0 और ε0 से आप परिचित है। μ0 इज द एब्सोल्यूट मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, ε0 इज द एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, इवन यू नो द वैल्यूज आल्सो। इसकी वैल्यू थी 4 × 10⁻7 और उसकी वैल्यू आपके लिए थी 8.854 × 10⁻12। मुझे लग रहा है आपको मालूम है। अब हम जिस चीज़ पर एक चीज़ और बताऊं, वैसे हम बता दें पहले इसका प्रूफ हुआ करता था, पर अब आपका सिलेबस लास्ट ईयर से कहता है क्वालिटेटिव अप्रोच ओनली। क्वांटिटेटिव अप्रोच का मतलब है आपको मैथमेटिकली इसको प्रूव भी करना है। क्वालिटेटिव अप्रोच कह रहा है यानी आपको केवल इस फॉर्मूले देखना है, बाकी सुविधा के लिए जो आपको शीट देंगे उसमें इसके छोटे छोटे 2 डेरिवेशन डाल देंगे तो उन पर ही बात कर लेंगे 10 मिनट में, कोई दिक्कत नहीं है, ये बाद का काम होगा। नेक्स्ट आप देखेंगे μ0 ε0 बता रखे हैं कौन सा क्या होता है। नेक्स्ट आता है अगर किसी मीडियम में जाओगे, क्या ऐसा याद है मीडियम के लिए, इसमें कहा फर्स्ट सेकंड चैप्टर आप पढ़ चुके हैं, मीडियम में ε0 नहीं होता, मीडियम में आपका कौन होगा, मीडियम में होंगे आपके म्यू और एप्सिलॉन। एप्सिलॉन इज द परमिटिविटी ऑफ मीडियम, म्यू इज द परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम। शायद आपको ये भी याद आए क्योंकि आप डायइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और ये सब चीज़ें पढ़ चुके हैं, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सही है। अगर ऐसे भी लिख सकते हो तो कभी कभार एक चीज़ और निकाली जा सकती है। अगर आप 10th की याद करें, 10th में एक चीज़ आती थी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताया जाता था n = या μ लेते थे वहाँ, यहाँ म्यू से नहीं लूँगा क्योंकि हम परमिएबिलिटी लिए बैठे हैं। n होता था c/v, और c/v आप लेते थे, c कहलाती थी स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। अब एक बिल्कुल सामान्य सा काम करें कि आपको ऐसा नजर आ रहा है c है 1/√μ0 ε0, तो 1/√μ0 ε0 करोगे तो नीचे तो ये हो ही गया √μ0 ε0। और एक मजेदार बात देखें, v मीडियम में है, मीडियम में कुछ नहीं होगा, ये परमिटिविटीज होंगी अपॉन में म्यू एप्सिलॉन अपॉन का अपॉन ऊपर चला जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा। और जो मैं आपसे कह रहा था, अगर आपको ये याद आ जाए कि μ/μ0 या ε/ε0, जो अभी मैंने यहाँ दिखाया था, इनको आप कह सकते हैं कभी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी मीडियम का छोटे से क्वेश्चन में पूछेगा तो क्या बताएगा, उसकी रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी और रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। और फिर मैंने कहा भैया CBSE बोर्ड में आप ये ध्यान रखिएगा, रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी हैज़ अनदर नेम विच इज़ कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। हो सकता है पकड़ा दे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इतना, परमिएबिलिटी इतनी, अब तुम ढूंढ रहे हो परमिटिविटी तो दी नहीं है। तो ये आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम कैलकुलेट कर सकते हैं। सारी जानकारी हमने कहाँ से ली है ध्यान देखें, एक जानकारी मैंने 10th से ली है n = c/v, और एक जानकारी मैंने अपने आज के फॉर्मूले से ली, जो मैंने कहा c की वैल्यू आपकी कितनी होगी, ये हो जाएगी 1/μ0 ε0। मीडियम में रख देना, बाकी चीज़ें आपको मालूम ही थी। तो ये जनरल प्रॉपर्टी समझ में आ जाती हैं। ओके, इसके बाद एक महान बात देखेंगे, ध्यान देखना, ये बताता है कि आपके जो वेरिएशन है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों फील्ड्स के, वेरिएशन मतलब समझ में आ रहा है साइनोसॉइडल ऑसिलेशन, ये दोनों आपके एक साथ होते हैं और एक ही पॉइंट पर होते हैं। मतलब तुमने ध्यान दिया होगा जब हमने ग्राफ बनाया था, क्या आपने ध्यान दिया था, मैंने ये जो बनाया था, दूसरी फील्ड भी आप देखेंगे मैं किसी और उससे बनाऊं, उसको भी मैंने यही बनाया होगा। मतलब समझ में आ रहा है,
जिस पैटर्न पे चेंज हो रही है उसी पे हो रही है, जहाँ से ये शुरू वहीं से वो शुरू, देख लो। और जहाँ इसका वेरिएशन खत्म वहाँ उसका भी वेरिएशन खत्म, जहाँ ये मैक्सिमम होगी वहीं ये भी मैक्सिमम होगी। यानी दोनों के चेंज कैसे होते हैं, सेम प्लेस सेम टाइम पर। क्या है, मेरी बात क्लियर होती है? और अगर सेम प्लेस सेम टाइम पे होंगे तो बड़े ध्यान देखना, इन दोनों की जो मैक्सिमम वैल्यूज़ हैं और शायद आपको याद आए कि वेव्स के मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को हम एक नाम से आना करते थे, ये नाम कहलाया करता था एम्पलीट्यूड। जो आप एम्पलीट्यूड पर जाएंगे तो एम्पलीट्यूड का रेशियो आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पे कांस्टेंट होगा, क्योंकि जितना इधर चेंज होगा उसी के अकॉर्डिंग उधर होगा, बस प्लस माइनस बदल जाएंगे। बाकी रेशियो आप देखेंगे क्या आएगा, कांस्टेंट आना है, सेम आना है। तो एक इंटरेस्टिंग बात है, जो आपका रेशियो आता है ये स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होता है। तो याद रखिएगा, आपसे कह सकते हैं C इज इक्वल्स टू ई नॉट अपॉन बी नॉट, यानी ई और बी, ई नॉट और बी नॉट दिख रहे होंगे। हम काय बात कर रहे हैं, मैक्सिमम वैल्यूज़ की, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स के दोनों का रेशियो काय की इक्वल होगा C के। अब जो मैंने कहा था फिजिक्स है, एक से दूसरी बात निकालती जाएगी। ज़रा इस बात को यहाँ एक बार और डिस्कशन करें। अगर आपका C इज इक्वल्स टू ई नॉट अपॉन बी नॉट है, इसका मतलब आपका ई नॉट इज इक्वल्स टू कितना आएगा, ये आएगा सी बी नॉट। कोई बड़ी बात नहीं है, मैंने कहा था फिजिक्स जो है भैया मैथमेटिक्स के आगे चालू होती है, ये दिक्कत है। और आगे चालू होती है उसमें समस्या ये है कि आप ध्यान से देखें, आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये मैग्नेटिक फील्ड का कुछ गुना है। हिंदी में बात करता हूँ, 3 गुना नहीं, 30 गुना, 300, 3000, 30,000, मुझे लग रहा है पावर 8 यानी शायद 30 करोड़ ऐसा समथिंग आएगा। क्या आपने ऐसा ध्यान नहीं दिया कि अगर हम कह रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड से लाखों करोड़ों गुना ज़्यादा है, यानी इसका मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि एक्चुअली में ई नॉट के कंपैरिजन में बी नॉट नेग्लिजिबल होता है। द वैल्यू ऑफ ई नॉट इज मच मच ग्रेटर देन द बी नॉट। क्या है, मेरी बात क्लियर हो जाती है? और इसीलिए आप देखेंगे किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में एक मज़ेदार बात है, होते दोनों वेक्टर हैं, इलेक्ट्रिक वेक्टर एज वेल एज द मैग्नेटिक वेक्टर, तभी आप इसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं। लेकिन जब आप इस वेव को देखेंगे तो क्या आपने ऐसा ध्यान दिया, आपको जितनी प्रॉपर्टीज़ दिखेंगी वो सब इलेक्ट्रिक ही होंगी, मैग्नेटिक होंगी, पर मुझे नहीं लगता कि आपको नज़र आएंगी। और इसीलिए यहाँ पर एक सिंपल सी चीज़ आती है और ये आपसे बताता है E naught very greater than, thus most of the properties of electromagnetic waves are characteristics of its electric vector। ये ज़्यादातर किस पे डिपेंड करती है, इलेक्ट्रिक वेक्टर पर। और इसीलिए इलेक्ट्रिक वेक्टर को हम किस नाम से जानते हैं, इसको हम ऑप्टिकल वेक्टर के नाम से भी जानते हैं। नाम याद रखिएगा, अब आगे हमें जो है वेव ऑप्टिक्स में मैं जैसे ही घुसूंगा उसमें ये वर्ड आ जाएगा। नेक्स्ट मुझे लग रहा है अगली प्रॉपर्टी आप डायरेक्ट समझ में आएगी, ई एम वेव्स ट्रांसफर एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर। आपकी ई एम वेव्स एनर्जी को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ट्रांसफर करती हैं, मुझे लग रहा है यही करती हैं। सबसे सिंपल एग्जांपल सन टू अर्थ ले लें, सन से जो भी सोलर एनर्जी आ रही है अर्थ तक काय के थ्रू आ रही है, इन फॉर्म ऑफ द ई एम वेव्स। दीज वेव्स कैरी मोमेंटम, हेंस दे अप्लाई द प्रेशर ऑन द सर्फेसेस। आपको याद होगा, आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के अकॉर्डिंग प्लांक्स थ्योरी, क्वांटम थ्योरी भी पढ़ी है। आपको याद होगा एनर्जी लेके जाती हैं और हर फोटोन का मोमेंटम भी होता है। कैसे पता चलेगा इनमें मोमेंटम है या नहीं, वही न्यूटन्स लॉ, चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल्स टू फोर्स। अगर मोमेंटम होगा तो जिस चीज़ पर टकराएंगे उस पर प्रेशर या फोर्स अप्लाई करेंगे। हाँ, इसको मिसअंडरस्टैंड मत कर दीजिएगा कि तुमने सोचा फोर्स अप्लाई करेंगे मतलब अगर हमने बल्ब जलाया, हम बल्ब के नीचे खड़े हैं तो चट से कुछ लगेगा, क्योंकि इतना फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे। तो ये फोर्स किसके लिए हम कहते हैं सिग्निफिकेंट होगा, लाइक द वो समझो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है, ऐसे पार्टिकल्स के लिए फोर्स माना जाएगा, ना कि तुम्हारे ऊपर तुमने कहा बड़ा लैंप जलाते आदमी गिर पड़ा, बोले क्या हुआ, लोग बहुत जोर का धक्का लगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैव अप्लाइड अ ग्रेटर प्रेशर, है ना, इसलिए मैंने कहा ये मत करिएगा। नेक्स्ट एक आप जाएंगे सवाल अगला, आपसे कहता है द एवरेज एनर्जी डेंसिटी
ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। मजेदार बात है, सेंटेंस को देखें ध्यान से। एवरेज एनर्जी डेंसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, एनर्जी डेंसिटी कितनी है? हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। क्या आपको इसे देख के कुछ याद आता है? अगर भैया आप कैपेसिटर का टेस्ट देने जा रहे हैं तो आपको याद आएगा कैपेसिटर के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड होती है और उस इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी डेंसिटी हमने प्रूव कर रखी है सेकंड चैप्टर में। द एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। तो इसलिए हम डायरेक्ट ले लेते हैं, या इसी को और मैग्नेटिक टर्म्स में जाओगे तो ये कितनी होती है? बी स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट। ठीक है ना। अभी आप मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे तो ये भी आप प्रूव करते हैं, वो चिंता मत कीजिएगा। जैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी वैसे मैग्नेटिक फील्ड वाले चैप्टर में हमने मैग्नेटिक एनर्जी प्रूव कर देंगे। अब आगे कहता है जो आपकी एनर्जी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज डिवाइडेड इक्वली बिटवीन द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स। जो भी एनर्जी है टोटल, उसमें से एग्जैक्ट आधी किसके फॉर्म में होती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में। और एग्जैक्ट आधी किसके फॉर्म में होती है? मैग्नेटिक एनर्जी के फॉर्म में। इसका मतलब अब आधे का आधा करो, आधे का आधा कितना होगा? 1/4। बढ़िया, तो अपने आप आंसर मिल जाएंगे। यानी एवरेज इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितनी होगी? 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, और बची हुई 1/4 बी स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट का आगे फॉर्म होगी मैग्नेटिक के। तो क्या है, क्लियर हो जाते हैं? हाँ ना, बढ़िया। एक चीज बताते हैं, ईएम वेव्स आर ट्रांसवर्स वेव्स इन नेचर। तो मेरा एक सवाल है, ट्रांसवर्स वेव किसी को याद है क्या? ट्रांसवर्स वेव्स क्या होती थी? मैंने आपसे कहा जो आपकी ईएम वेव्स हैं वो कैसी होंगी? दीज आर ट्रांसवर्स वेव्स इन नेचर। सो व्हाट आर द ट्रांसवर्स वेव्स? मुझे बतानी सही टेक्निक है, जिसके बीच में ऐसा ऐसा कुछ वैसा वैसा होता है ना। तो सर जैसा जैसा होता है वो आप तब वो बता रहे थे, आप तब वो बता रहे थे, वही वाला वो होता है। इसे कहते हैं गदर यूज ऑफ प्रोनाउंस। शांत हो जाओ। ट्रांसवर्स वेव्स और दूसरी वेव हुआ करती थी लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, मैं बता देता हूँ। और ट्रांसवर्स वेव्स, और अगर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के लिए अपनी छोटी बहन से जाके पूछोगी तो बताएगी इनमें से एक होती है हाँ जी, और एक होती है सांप। केंचुआ कैसे चलता है मुझे बताएं? केंचुआ नहीं, केंचुआ जैसे नहीं चलता। केंचुआ चलते दोबारा देखना, केंचुआ चलता है एलोंगेशन कंप्रेशन, एलोंगेशन कंप्रेशन। जाके चेक कर लीजिएगा। दैट इज कॉल्ड दी लॉन्गिट्यूडनल वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव बुक्स में ऐसे मिलती है। यही आपके कंप्रेशन और रेयरफैक्शन कहलाते हैं। और इसने कहा केंचुआ ऐसे ही चलता है, कंप्रेशन और रेयरफैक्शन, पहली बात। दूसरी बात आप देखेंगे जो आप कहते हैं जो पार्टिकल के वाइब्रेशन है, वाइब्रेशन का डायरेक्शन देखें। वाइब्रेट पार्टिकल किस डायरेक्शन में हो रहे हैं? यानी कि पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। अब आ जाए सांप पे। सांप तो देखा है चलते, क्योंकि नहीं देखा? क्या आपने ध्यान दिया? अगर सांप एक्स एक्सिस पे जा रहा हो तो उसके वाइब्रेशंस वाई एक्सिस पे होते हैं, यानी परपेंडिकुलर एक्सिस पे होते हैं। और ये ऐसे भी याद रहता है कि अब आपको ट्रांसवर्स वर्ड माने भैया हर आदमी मालूम है। मोस्ट ऑफ द पर्सन आर मैथमेटिक्स स्टूडेंट एंड दे हैव स्टडीड द ट्रांसवर्सल लाइंस इन 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब उधर देख रही है, ये कब थी? ये हमने पढ़ी 2D ज्योमेट्री, जिसमें स्ट्रेट लाइन, पैराबोला है ना, एकदम हाइपरबोला नहीं। हाँ, ट्रांसवर्स वर्ड इसलिए आता था परपेंडिकुलर के लिए। अभी आप इलेक्ट्रिक डाइपोल में आप भूल गए। इलेक्ट्रिक डाइपोल में हम कंडीशंस निकालते हैं, लॉन्गिट्यूडनल पोजीशन, और दूसरी क्या कहलाती है?
ट्रांसवर्सल पोजीशन या ट्रांसवर्स, इनका भैया नाम याद रखिएगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ध्यान देखना ट्रांसवर्स वेव है, क्यों है, जहाँ जा रहे होंगे वाइब्रेशन कहाँ होंगे, परपेंडिकुलर टू द एक्सिस। ठीक, अब एक खास बात और बता देते हैं, ये खास बात इसलिए क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट है, और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि दीज वेव्स ओबे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल आपको मालूम है, जो भी डिस्प्लेसमेंट होगा वो सबका टोटल होगा, पहले दूसरे तीसरे का, या पोटेंशियल में, फील्ड में, चार्ज में, हर जगह पड़ जाए। आगे कहता है एंड एग्जिबिट प्रॉपर्टीज लाइक रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, स्कैटरिंग, डिस्पर्सन एटसेट्रा। एटसेट्रा भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि एक दो उसमें ही बच गई है, पोलराइजेशन आती है उसमें, ये इसलिए इम्पोर्टेंट है, आपके आगे का सिलेबस है। हाँ, ये प्रॉपर्टी दिखाती हैं, तो ये सारी प्रॉपर्टीज हम वन बाय वन पढ़ते हुए जाएंगे कहीं ना कहीं किसी ना किसी ऑर्डर में। अब एक सिंपल ही चीज़ आती है, बहुत छोटी डेफिनेशन आती है, इंटेंसिटी। अब मेरा सवाल है इंटेंसिटी से मतलब क्या होता है, मुझे ज़रा बताओ। तीव्रता यानी कहीं ना कहीं कहते हैं स्ट्रेंथ, कितनी ज़्यादा चीज़ हो रही है। फॉर एग्जांपल आप ध्यान देखना, अगर मान चले हम एलईडी लें, सबने देखे होंगे एलईडी, हम कहते हैं 5 वाट की, 10 वाट की, 15 और 50 वाट की जलाई जाए, क्या आप कहेंगे, आप यही कहेंगे ना कि लाइट तेज़ हो रही है। अगर आप अंग्रेजी में बोलने का प्रयास करेंगे तो आप कहेंगे द इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज़ इंक्रीजिंग। तो कहीं ना कहीं ध्यान देखें, इंटेंसिटी वेव्स के केस में ये बता रही है कि कितनी ज़्यादा एनर्जी आपकी आ रही है। क्या है मेरी बात सही है? और अगर सही है तो यही इंटेंसिटी की डेफिनेशन है। थोड़ा मैथमेटिकल टच देंगे, क्या कहेगा, एनर्जी क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया और पर यूनिट टाइम, क्योंकि एनर्जी जब भी जाएगी तो किसी ना किसी सरफेस पे पहुंचेगी, वहीं तो देखोगे। तो पर यूनिट एरिया पे पर सेकंड कितनी ज़्यादा एनर्जी आ रही है, वही चीज़ आपके लिए किस नाम से आनी आती है, वही चीज़ कहलाती है इंटेंसिटी ऑफ ईएम वेव्स या कोई भी इंटेंसिटी ऑफ एनर्जी सोर्स। अब इसका क्या परिणाम आता है ये भी बताता हूँ। धूप में एक कागज़ का टुकड़ा रख दें, जल जाएगा क्या? नहीं जलेगा। फिर कैसे जलाएं? मैग्नीफाइंग ग्लास ले लें, क्या करता है मैग्नीफाइंग ग्लास, ध्यान दिया है? ध्यान देखना, एरिया छोटा कर देता है। अभी ध्यान नहीं दिया? जो आप इतनी एनर्जी इतने बड़े एरिया में लिए थे, पर यूनिट एरिया के हिसाब से देखोगे यानी अपॉन एरिया, तो मैग्नीफाइंग ग्लास क्या कर रहा होता है, एरिया छोटा करता चला जाता है। इसलिए इंटेंसिटी ऑफ लाइट बढ़ती चली जाएगी और इसीलिए आपको कागज़ का टुकड़ा बर्न हो जाएगा। तो ये समझ में आ गया होगा, बाकी तो इसमें कोई समस्या नहीं। इंटेंसिटी ऑफ वेव, इसलिए आपकी इंटेंसिटी क्या होगी, मैं बड़ा करके लिख देता हूँ, आई बराबर होती है, आई बराबर होती है यू अपॉन ए, और डॉट टी कह दो चाहे डेल्टा टी कह दो। लिख रहा होगा टोटल एनर्जी पर यूनिट एरिया, पर यूनिट टाइम या पर यूनिट पर सेकंड, जो भी आप कहना चाहें, कोई दिक्कत तो नहीं। ठीक, इसी को आप कह सकते हैं यू एवरेज डॉट सी। एक और तरीके से इसको कैसे दिया जाता है, एनर्जी और डॉट सी। सी मतलब कौन सी? हाँ, यू से हमेशा एनर्जी लिखते हैं। पोटेंशियल एनर्जी या ज़्यादातर एनर्जीज मैक्सिमम केसेस में हम कहाँ से लिखते जाते हैं, यू से। ये ध्यान रखिएगा। एक तो ये समझ में आ जाएंगे जनरली। ठीक है, छोटी छोटी बातें, एक आध दो और याद रखने वाली बात। एक नेक्स्ट आएगा हम कहते हैं मोमेंटम। मोमेंटम में आप बताते हैं, इफ अ पोर्शन ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ एनर्जी यू इज प्रोपेगेटिंग विद स्पीड सी। ये आपको मालूम है, अब तो आपको यू क्लियर हो गया होगा, इसलिए इस लाइन में संयोग से लिखा भी है, हैविंग एनर्जी यू एंड प्रोपेगेटिंग विद स्पीड सी। बाकी इस लाइन जरूरत नहीं थी। तो आप जो मोमेंटम देते हैं, मोमेंटम आप कैसे देते हैं, पी बराबर होता है, मोमेंटम पी से लिखते हैं, स्मॉल पी से, याद होगा है ना। पी बराबर होता है आपका यू बाई सी। और मैं याद दिला दूं, आप फोटोन का मोमेंटम पढ़ के आए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाले चैप्टर में, वो हुआ करता था, तो ध्यान से देखें, यही तो लिखा हुआ है, एनर्जी अपॉन सी, वहाँ भी लिखा है यहाँ भी लिखा है। बस ये है मैक्सवेल वो फोटोन के बारे में पता नहीं था, ये तो बाद में लोगों ने बताया जो एनर्जी है फोटोन की वजह से होती है, एच न्यू, तो उन्होंने एक अलग फॉर्मूला निकाल लिया। लेकिन ये तो कन्फर्म ना, होती तो एनर्जी है ना,
तो आपकी कितनी आएगी, एच न्यू बाई सी कह सकते हैं, या आप कह सकते हैं कितना होगा यू बाई सी। इस चैप्टर में हम यू बाई सी लेंगे, ठीक है ना। ओके, इसके बाद कह रहा है अगर आपकी इंसिडेंट जो आपकी वेव इज कंप्लीटली एब्जॉर्ब बाई अ सरफेस, अगर किसी भी सरफेस जो है उसको पूरी तरह एब्जॉर्ब कर जाए तो कितनी एनर्जी डिलीवर करेगी, यू एनर्जी देगी, और कितना मोमेंटम देगी, यू बाई सी। और इसी मोमेंटम से आपको नजर आएगा लगेगा फोर्स। अब इस फोर्स के साथ मैं आपको याद दिलाता हूँ, आपको लास्ट ईयर याद आएगा हम रेडिएशन पढ़ते थे और आपसे कहा जाता था कि कोई भी सरफेस रेडिएशंस के साथ 3 काम करती है, और कोई भी सरफेस रेडिएशंस के साथ जो 3 काम करती थी वो मैं याद दिलाता हूँ। ये मान चलता हूँ कोई सरफेस, और जो भी इस पे रेडिएशन आएंगे आपसे कहा जाता था आ पार्ट ऑफ रेडिएशन इज रिफ्लेक्टेड, आ पार्ट इज एब्जॉर्ब्ड एंड अ पार्ट इज ट्रांसमिटेड। और आपको याद आएगा इस बेसिस पे हमने रिफ्लेक्टेंस, एब्जॉर्बेंस और ट्रांसमिटेंस डिफाइन की थी, और इसी में हमने एक चीज डिफाइन की थी, ये जहाँ ब्लैक बॉडी और एमिसिव पावर पढ़ते हैं यहाँ आती थी। रिफ्लेक्टेंस कहलाता था कितनी टोटल एनर्जी आई, कितने परसेंट रिफ्लेक्ट हुई, या कितने परसेंट एब्जॉर्ब हुई, या कितने परसेंट ट्रांसमिट हुई। तीनों का टोटल 100% यानी कि 1 आएगा। इसके पीछे कारण है क्योंकि आपने पढ़ा होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, रिफ्लेक्टेड, एब्जॉर्ब्ड और ट्रांसमिटेड तीनों पार्ट का टोटल 1 को मैं ऐसे लिख देता हूँ, कितना आना चाहिए, ना एनर्जी क्रिएट होगी ना डिस्ट्रॉय होगी, इसलिए मैंने याद दिलाया। अब एक बात ध्यान से देखें, अगर कोई सरफेस है, और सिर्फ मैंने कहा ये ऐसी छोटी बातें जिन्हें फिजिक्स की बेसिक नॉलेज लगनी है, कोई नई चीज़ नहीं है। यहाँ से लाइट आई और इसने इसको कंप्लीट कर लिया एब्जॉर्ब, तो कितना मोमेंटम था हमारा मोमेंटम था यू बाई सी। एब्जॉर्ब कर लिया तो मोमेंटम हो गया 0। क्या आपको याद है न्यूटन सेकंड लॉ कहता था फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, यानी जो आपका फोर्स आएगा ध्यान देखना वो फोर्स काय के बराबर होगा, चेंज इन मोमेंटम। लेकिन एक मजेदार बात, अगर किसी सरफेस पे लाइट आई और लाइट रिफ्लेक्ट हो गई, अब ध्यान देखो, अब आपका फोर्स हो जाएगा 2u बाई सी। अब भी नहीं समझ आया, u बाई सी पॉजिटिव, u बाई सी नेगेटिव, तो ये आपको बताता हुआ जाएगा। क्या आपसे बताएगा, अगर आपकी एब्जॉर्ब हो रही है तो मोमेंट, तो आपका मोमेंटम u बाई सी है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज रिफ्लेक्टेड देन द मोमेंटम डिलीवर्ड इज 2u बाई सी। u बाई सी आने का और u बाई सी जाने का, यानी ये होगा आपका चेंज इन नेट चेंज इन मोमेंटम। ठीक, बाकी वही बताया है, चेंजेस फ्रॉम p टू माइनस पी, p टू माइनस पी समझ आ रहा होगा, p जाते समय और माइनस p आते समय। चले, अब जो एक सबसे मेन बात आती है, आखिरकार इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स डेवलप कैसे करेंगे। तो जो सबसे पहले डेवलप करने वाला महान आदमी था उसका नाम था हर्ट्ज। और हर्ट्ज ने, आप देखेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैसे डेवलप की। उसने, हम कहते हैं, एक सप्लाई ली है, एक इंडक्शन कॉइल ली है, विद द हेल्प ऑफ इंडक्शन कॉइल वो क्या करेगा, एक बहुत ज़बरदस्त वोल्टेज डेवलप करेगा। मैं माने चलता हूँ 10,000 वोल्ट। अब मेरी बात ध्यान से सुनते जाना। इसने क्या किया है, इंडक्शन कॉइल की हेल्प से 10,000 वोल्ट का यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस लिया। ये उसने 2 कैपेसिटर की प्लेट्स ली हैं, हैवी मेटेलिक प्लेट्स ली हैं जो कार की तरह काम कर रही हैं। ये आपकी काम कर रही है कैपेसिटर्स की तरह। और एक मजेदार बात है, जो इनसे कनेक्शन रखे गए हैं वो कनेक्शन तार के फॉर्म में नहीं रखे हैं, वो रखे हैं छोटे छोटे स्फीयर्स के फॉर्म में। अब तुम पूछोगे ऐसा क्यों, क्योंकि तुमने ध्यान दिया होगा जो लूज वायर लगाते हैं कभी कभी, तो स्पार्किंग होते याद देखना जल जाता है पतला वायर, और आप जो प्लग लगाते हो मोटा और हैवी होता है तो बर्न नहीं होता। तो इसलिए काय के फॉर्म में कनेक्शन बनाए गए, छोटे छोटे स्फीयर के फॉर्म में। वो 10,000 वोल्ट ले रहे हो। इसके आगे आप देखना, इसी के आगे 2 मेटेलिक स्फीयर बड़े बड़े रखे गए हैं। इन दोनों के बीच में आप देखना कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, 10,000 वोल्ट। क्या आपको याद है पिछले चैप्टर्स में हम कभी कभी एक चीज़ पूछते थे, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज क्या होता है, और हर बार याद दिलाते थे भाई थॉमसन एक्सपेरिमेंट।
ट्यूब में एनोड कैथोड के बीच में अगर आप एक 10,000 वोल्ट के ऑर्डर का पोटेंशियल डिफरेंस लगाएंगे तो गैस आयोनाइज हो जाती है, आपके गैसेस के थ्रू भी इलेक्ट्रिसिटी डेवलप होती है। अब ध्यान से यहाँ देखो, जैसे ही आप ये लगाएंगे, ये जो बीच का एयर गैप है, इस एयर गैप की एयर आयोनाइज होगी और एयर आयोनाइज होने वाले उसके इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव आयन झटके से एक्सेलरेट होंगे। जैसे ही आप कहते हैं ये आयन या इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट होंगे, क्या आपको याद आता है हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की शुरुआत ही यहीं से की थी, ड्यू टू एन ऑसिलेटिंग और एक्सेलरेटिंग चार्ज। फिर बाकी सब बताते थे, टाइम वेरिएबल, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड एटसेट्रा, या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के पहले चैप्टर में ही पहले दूसरे दिन में आप पढ़ते थे कि अगर किसी चार्ज को एक्सेलरेट करोगे तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस देता है। तो यहाँ मैंने क्या किया, 2 स्फीयर रखे। क्या तुम्हें समझ में आता है, कोई भी जो एयर का आयन होगा इन दोनों के बीच में सडनली एक्सेलरेट होगा, और अगर सडनली एक्सेलरेट होगा तो उसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रेडिएशन देने चाहिए। अब दिए या नहीं दिए ये कैसे पता चले, क्योंकि एक्सपेरिमेंट था, तो अब तक तो थ्योरी पढ़ रहे थे ना, देता है। आज वक्त आया जब हम चेक करेंगे देता भी है कि वैसे ही अपन तब से पढ़े जा रहे थे। हाँ देखते हैं, इसके लिए एक काम करें, इसके सामने एक ऐसा मेटलिक लूप बनाएं और इस लूप में ध्यान रखना जल ना जाए, इसलिए यहाँ पर क्या करोगे, स्फेरिकल रखना। इसको हम कह देंगे रिसीवर या डिटेक्टर कहलाता है। इसका गैप इसके जस्ट सामने रख देना। तो ध्यान होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन स्ट्रेट लाइन में चलते हैं। जैसे ही यहाँ ध्यान देखना, आप ये स्विच ऑन करोगे, यहाँ एक स्पार्क होगा, झटके से आपका करंट पास होगी, इनविजिबल रेज बनेगी जो तुम्हें पता ही नहीं चली बनी या नहीं बनी, को उनका तो पता ही नहीं। लेकिन एक बात होगी, जैसे ये वेव्स यहाँ पहुंची तुम्हें एक मजेदार बात नजर आएगी, एक स्पार्क यहाँ डेवलप होगा और ये स्पार्क डेवलप होना ही बता रहा है कि कुछ ना कुछ तो आया है, दिख नहीं रहा। EM waves आर नॉट विजिबल, लेकिन कहीं ना कहीं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी यहाँ तक पहुँची है, ये कंफर्म हो गया। तो पहला हम कहते हैं एक्सपेरिमेंट था जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से एनर्जी को एग्जिस्टेंस उसकी, और मैंने कहा कैसे बनाई जा सकती है, ये बनाना दिखाता है। इस पे एक आध क्वेश्चन आपसे पूछ लेते हैं। फिगर आपने पूरा देख लिया है, अब मैं आपको दिखाता हूँ, बीच में मैं दोबारा दिखाता हुआ चला जाऊँगा। ये कहता है हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट वाज बेस्ड ऑन द फैक्ट, हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट इस फैक्ट पे बेस्ड था, जब एक ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक चार्ज होता है तो रेडिएट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। यहीं से हमने शुरुआत की थी इस प्रिजम्पशन पे, इस बेस पे उसने मान लिया था भैया चार्ज एक्सेलरेट या ऑसिलेट करोगे तो क्या करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स डेवलप करेगा। चेक करेंगे कि नहीं करेगा, कि नहीं करेगा। एंड दीज वेव्स कैरी एनर्जी, और ये वेव्स कहीं ना कहीं एनर्जी कैरी करती हैं, यानी एक जगह से दूसरी जगह तक एनर्जी ले जाएंगी। बढ़िया। अब इसमें क्या है, ध्यान से देखें, हर्ट्ज एपरेटस हम पढ़ते हैं पर दोबारा दिखा देंगे। A and B आर 2 लार्ज स्क्वायर मेटल प्लेट्स ऑफ कॉपर। A and B ये जो आपकी दो हैं, मैंने कहा क्या है, लार्ज मेटल प्लेट्स ऑफ कॉपर है जो कैपेसिटर की तरह काम करेंगी, दिख गई। इसके बाद बताएगा दे आर कनेक्टेड टू 2 हाईली पॉलिश्ड मेटेलिक स्फीयर्स। इनको हमने कहाँ से कनेक्ट कर रखा है, 2 हाईली पॉलिश्ड मेटेलिक स्फीयर से कनेक्ट कर रखा है। तो डायग्राम दिखने लगा होगा, समझ में आने लगा होगा, इतना बड़ा है ही नहीं उसमें कुछ। देन क्या कह रहा है, a high potential difference of several thousand volts is applied across the square using induction coil। इंडक्शन कॉइल का इस्तेमाल करते हुए इन दोनों के बीच में आप क्या करते हैं, कई हजार वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं। सो वेदर दिस डायग्राम इज क्लियर टू यू और नॉट, क्योंकि मैंने पहले भी बताया था, मैं यहाँ से पढ़ के दिखा रहा हूँ। क्या कह रहा है, ड्यू टू हाई पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस S1 एंड S2, वो जो 2 स्फीयर थे, क्या होता है, द एयर बिटवीन द स्फीयर गेट्स आयोनाइज्ड। शायद मैं भी यही बात कर रहा था, एयर आयोनाइज होगी, इसको हम डिस्चार्ज कहते हैं। एंड प्रोवाइड्स ए पाथ फॉर डिस्चार्ज ऑफ प्लेट्स, प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होगा। अब क्या होगा, ड्यू टू इट a spark is produced between S1 and S2।
इसकी वजह से ये जो आपके S1 और S2 है, भूल गए हो तो फिर दिखा दूं, ये S1 और S2 इनके बीच में आपकी एक स्पार्किंग हैवी डेवलप होगी। आपको मालूम है इसी समय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट होनी चाहिए, तो ये भी यही कह रहा है, एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी आर रेडिएटेड। द टू प्लेट्स एक्ट एज ए कैपेसिटर हैविंग ए स्मॉल कैपेसिटेंस C एंड अ कनेक्टिंग वायर प्रोवाइड्स ए लो इंडक्टेंस L। जो भी आपकी इनकी फ्रीक्वेंसी होती है, ये हम जिस फॉर्मूले से देते हैं, ये फॉर्मूला मैं यहाँ लिख देता हूँ। इस फॉर्मूले को जो हम AC पढ़ेंगे तो इसको हम प्रूव भी करेंगे, चिंता मत करना। ये फॉर्मूला है, फ्रीक्वेंसी दी जाती है 1/2 पाई √L से। L और C समझ में आ रहा है, एक इंडक्टेंस और एक कैपेसिटेंस, ठीक है। प्रैक्टिकल में ये दिखा कि जो आपकी ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी वो लगभग किस ऑर्डर की आती है, 5 × 10⁻⁴ हर्ट्ज। विद दिस अरेंजमेंट जो उसको रेडिएशन मिले उनकी वेवलेंथ लगभग कितने मीटर की थी, 6 मीटर की। अब तो ये एक्सपेरिमेंट समझ में आता है। बाद में उसके बता दें जेसी बोस के एक्सपेरिमेंट आते हैं, उन्होंने और आगे फर्दर रिपीट किए। प्रोड्यूस EM वेव्स ऑफ वेवलेंथ रेंजिंग फ्रॉम 5 mm टू 25 mm। छोटी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस करने में, यानी और ज़्यादा एनर्जी की वेव्स प्रोड्यूस करने में सफल हुए। और मैं छोटी वेव ज़्यादा एनर्जी की क्यों कह रहा हूँ, ध्यान है, क्योंकि आपको एक चीज़ मालूम है, E = होता है, ये तो याद है, hν और hc/λ, यानी लैम्डा जितना छोटा करते जाओगे यू आर गेटिंग मोर एनर्जेटिक वेव। तो उसकी जो वेव लेंथ थी वो हर्ट्ज जो लगभग कितनी थी, 6 मीटर। जबकि जेसी बोस की कहाँ तक पहुँच जाती है, बहुत छोटी, 5 mm टू 25 mm। अब मार्कोनी जैसे देखना है, वायरलेस वेव्स के लिए जाना जाता है। इसने क्या किया, सक्सेसफुली ट्रांसमिटेड द EM वेव्स टू अ फ्यू किलोमीटर्स। इसने EM वेव्स को ट्रांसमिट करने में सफलता प्राप्त की कुछ किलोमीटर तक। मार्कोनी का नाम मैं आपसे कहता क्यों जाना जाता है, मार्कोनी ने टेलीग्राफ बनाया था। टेलीग्राफ का नाम मालूम है, क्या होता था टेलीग्राफ? टेलीग्राम सेंड करने के लिए होता था। इसमें जो आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की हेल्प से एक जगह से दूसरी जगह तक मैसेज भेजते थे, और ये लंबे समय तक, इवन अभी भी मुश्किल परिस्थितियों में आर्मी भी इस्तेमाल करती है अभी तक। फैक्स मशीन टाइप होती है। और एक सबसे खास बात है, इसमें आप भूल नहीं सकते, इसमें जो आपका हम कहते हैं मैसेज जाता है, वो मैसेज जाता है, ये कोड कहलाता है मोर्स कोड। और ये मैसेज जाता है डॉट और डैश के फॉर्म में। अब आप पूछेंगे डॉट और डैश क्या होते हैं, डॉट डैश बस। जैसे फॉर एग्जांपल मान के चलो A, B और C, लेट इट बी मोर्स कोड, एक्चुअली मुझे मालूम नहीं है, वो आप नेट पर तलाशेंगे तो मिल जाएगा। मान चले ये है डॉट डॉट डैश, सपोज करें ये है डॉट डैश डॉट, और इसको मान लो ये है डैश डॉट डॉट। अब आपको किसी को मैसेज भेजना है ABC, तो आप कैसे भेजेंगे, आप भेजेंगे डॉट डॉट डैश। समझ आ रहा है? उसमें हथौड़ा टाइप होता है, हमारा टाइप पीतल की पट्टी होती है, तो उस पर बजती है ये मैसेज, ये वेव्स आगे चली जाती हैं, रिसीवर वाला उसको सुन लेता है। बस इसमें दिक्कत क्या आती है, समझ में आ रहा है? आज के हिसाब से तुम्हें हाँ, वो मैंने कहा आज के हिसाब से तुम्हें दिक्कत लगती है। अरे बोले ऐसे मैसेज तो 15 मिनट में जाएगा, पर ये बहुत ही ज़्यादा सिक्योर। पर तुम भूल गए बेटा, ये उस जमाने में काम करता था जब मैसेज ले जाने के लिए तो कबूतर होते थे, हाँ रियली कबूतर ही होते थे, या वो होते थे घोड़े वाले घुड़सवार। तो घुड़सवार अगर मान चलो 100-200 किलोमीटर जाएगा तो उसे कम से कम 1 या 2 दिन चाहिए। और इसकी हेल्प से मैसेज अगर आप आधे घंटे में भेज ले गए तो सोचो आपकी आर्मी कहाँ की कहाँ पहुँच जाएगी पूरे दिन में। इसलिए इसका इस्तेमाल होता है, मोर्स कोड कहलाता था। जनरल नॉलेज के लिए आप याद रख सकते हैं। ये आदमी था मार्कोनी, इसने पहली बार आप देखेंगे इंग्लिश चैनल के आर पार मैसेज भेजा था। और अब तुम पूछोगे इंग्लिश चैनल क्या है, आज तक, और हम कहते हैं आखिर आज तक का तुमने नाम नहीं सुना होगा। तुमने कौन से सुने होंगे? तुमने सुने होंगे जी सिनेमा, हाँ, सेट मैक्स, AXN, नेटफ्लिक्स और
MTV। तो ध्यान रखना इंग्लिश चैनल कोई चैनल नहीं है, इंग्लिश चैनल इंग्लैंड और फ्रांस के बीच का समुद्री टुकड़ा है, वो इंग्लिश चैनल कहलाता है। सही है, हाँ। समुद्र टुकड़ा इसलिए कहा क्योंकि यहाँ पे समुद्र जो है इंग्लैंड और फ्रांस बीच में ऐसे बीच में धंसा हुआ है, दोनों बीच में लंबा लंबा क्रॉस करता है, दोनों तरफ ज़मीन हो गई ना, इसलिए उनकी बाउंड्री लाइन की तरह काम करता है। क्या कह रहे? और एक बात है, इंग्लिश चैनल को पार करना पहले तैराकों के लिए चुनौती माना जाता था। कभी आप स्विमिंग की हिस्ट्री पढ़ेंगे, स्विमिंग में अगर आप इंटरेस्टेड हो तो एक नाम आएगा मिहिर सेन, द फर्स्ट इंडियन हु हैज क्रॉस्ड द इंग्लिश चैनल। ये तैर के उसको शायद 33 या 36 किलोमीटर उसकी चौड़ाई है, उसको पार करना स्विमर्स के लिए वो माना जाता था। ये मतलब पार करे आए मतलब तो एक महान तैराक हो, ठीक है, इसलिए कहते हैं थोड़ा किताबें ही पढ़ा करो कभी कभी। चलो नेक्स्ट आ जाए, तो ये तो समझ में आते हैं इनके काम। अब आते हैं अपन एक सबसे मेन बात पे, जहाँ से आपके छोटे छोटे क्वेश्चंस बनना शुरू हो जाएंगे। बहुत ध्यान दें कि आपका एक पार्ट आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पे जाओगे तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम मालूम है कि क्या होता है? पहली बात तो स्पेक्ट्रम की बात करें, स्पेक्ट्रम मीन्स मालूम है, स्पेक्ट्रम का मतलब है अगर आप तमाम सारी वेव्स को उनकी वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग अरेंज कर रहे हो तो ये चीज़ स्पेक्ट्रम कहलाती है। अक्सर लोग आगे स्पेक्ट्रम में कन्फ्यूज़न हो जाते हैं। मैंने कहा स्पेक्ट्रम क्या है, बोले विबग्योर, मैंने नहीं, क्योंकि आप भूल गए, आपने 11th और 12th दोनों में हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम भी तो पढ़ा है, और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में तो विबग्योर का है, उसमें अल्ट्रावायलेट है, इंफ्रारेड है, फार इंफ्रारेड है। तो इसका मतलब समझ आ रहा होगा जितनी भी वेव्स हैं अगर आप इनको एक ऑर्डरली अरेंज कर रहे हैं तो ये स्पेक्ट्रम है। बहुत ध्यान देखें, ये आपकी छोटी डेफिनेशन आएगी, क्या कहेगा? इफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर अरेंज्ड इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग वेवलेंथ, अगर आपने उनको बढ़ती हुई वेवलेंथ के ऑर्डर में अरेंज किया हुआ है तो जो भी आपको सीक्वेंस मिल रहा है वो क्या कहलाएगा? दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के दो पार्ट होते हैं। सबसे पहला पार्ट होता है विजिबल स्पेक्ट्रम। विजिबल स्पेक्ट्रम मतलब, हाँ, कभी पेपर में पूछ ले व्हाट इज विजिबल स्पेक्ट्रम तो क्या लिखोगे? अंग्रेजी में बताओ, पेपर में अंग्रेजी में लिखना पड़ता है। क्या लिखोगे? व्हाट इज विजिबल स्पेक्ट्रम? आंसर इन इंग्लिश इन द रिटन। इट इज द पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम which is visible। वो तो भैया which can be seen by human eye। हाँ, नहीं माइक्रोस्कोप जरूरी नहीं है, ह्यूमन आई से जो दिखेगा, सिंपल ह्यूमन आई से जो भी रेज आपको ह्यूमन आई से नजर आ रही है वो सब कैसी होंगी? विजिबल। आप पूछेंगे ह्यूमन आई वर्ड क्यों लिया है मैंने? क्योंकि आपको नजर आएगा बिल्लियाँ हैं, कुत्ते हैं, इनको कई कलर नहीं दिखते, इसलिए विजिबल स्पेक्ट्रम हम अपने हिसाब से देखते हैं, ना कि कुत्ते की नज़र से। समझ आ गई मेरी बात? हाँ, किसको? नहीं, बैल को रेड कलर नहीं दिखता, नहीं। तो उसे आपने हरा कपड़ा हिलाना तो भी वो उतने ही जोर से चढ़ बैठेगा। तो उसे गुस्सा इस बात पे आती है हम शांति से खड़े तो बगल में क्या उधर उधर कर रहे हो, उसे लाल कलर से दिक्कत नहीं आती। लेकिन ये बता दें कुछ बरसों पुराने भ्रम है, ये बने हुए हैं, उनमें उनका कोई इलाज नहीं। हाँ, ये अच्छा सवाल है, उसकी जगह क्या दिखता होगा? दैट इज अ क्वाइट गुड क्वेश्चन। ये मैं आपको बता देता हूँ। आप एक क्वेश्चन ऐसे ही पूछ सकते हो, समवन इज कलर ब्लाइंड। अगर कोई कलर ब्लाइंड है और मैं तो मान चलता हूँ फुल्ली कलर ब्लाइंड है, दैट मीन्स फॉर ऑल द कलर्स, गजब कलर ब्लाइंड एकदम। आप मुझे बताएं, आपने चार्ली चैपलिन की पिक्चर्स देखी हैं? समझ में आ गई मेरी बात? आप ध्यान देखना, आप चार्ली चैपलिन की, आप राज कपूर की, गुरदत्त की पुरानी पिक्चरें देखें, आपने रहेगा ऑल ऑफ देम आर
इन शूटेड इन ब्लैक एंड वाइट, और ब्लैक एंड वाइट में भी ब्लैक और वाइट के शेड में भी हमें सारी चीज़ें नज़र आती हैं। जैसे उसमें हम कहते हैं किसी का मर्डर हो तो यहाँ खून बहता हुआ देखेगा, बस क्या है वो बता दें, मतलब एक हल्का ग्रे कलर समझ में आ जाता है और बिल्कुल साफ समझ में आता है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं। कलर का ये है कि कलर टीवी पे देखोगे तो रेड कलर का दिखेगा। और हम लोगों को तो और अच्छा एक्सपीरियंस है, हमारी जनरेशन है, हम लोगों ने अपने बचपन में ब्लैक एंड वाइट टीवी देखे हैं। हमने सिर्फ टीवी देखा, लेकिन देखा नहीं। वो ऋषि कपूर के पापा भी देखे। जो टीवी था ना, जो पहले हम लोगों के बचपन में आता है, जब हम लोग तुम्हारे बराबर थे, कलर टीवी होने वाला एक बहुत बड़ी बात मानी जाती थी। किसी आदमी कलर टीवी टीवी होना बड़ी बात थी। छोटी वाली होती थी। सही कह रहे हो, टीवी होना इतनी बड़ी बात थी कि मैं बताऊँ, शायद हम कब रहे होंगे 8-9 में रहे होंगे ऐसे समथिंग। अभी ध्यान होगा पिछले दिनों लॉकडाउन में रामायण आई थी, उसमें रामायण आती थी। तो रामायण के टाइम में पूरा मोहल्ला एक जगह इकट्ठा हो जाता था। हर मोहल्ले में, जैसे तुमने ध्यान दिया जैसे कहा जाए तुम्हारी गली, जिसमें 15-20 घर होते हैं ना, उन 15-20 घरों में मुश्किल से एक, और बहुत पैसे वालों की गली है तो 2 टीवी होती हैं। तो उस समय बता दें, लोगों जो सामाजिक संबंध है वो 2 चीज़ों के बदौलत चलते थे, एक टीवी और एक फ़ोन। तो टीवी पे कोई अच्छा सीरियल इस टाइप का आता तो लोग आगे इकट्ठे होते थे तो मिलना हो जाता था, कौन क्या है कहाँ है। दूसरा फ़ोन का ये फ़ायदा होता था, जैसे क्या होता था पहले एसटीडी और कोई इस टाइप कॉल होती थी। एसटीडी मतलब आप शहर से बाहर लगा रहे हैं तो उसके चार्जेस ज़्यादा थे। रात के 10 बजे के बाद ये कॉल जो है उनमें छूट दी जाती थी, तो इसलिए जैसे ही बाहर बात करनी होती थी रात के 10 बजे बात करता था। जैसे वहाँ चले मेरे यहाँ फ़ोन बजा रात में, चलो उठाया, लो, बोले बेटा हम वो छोटू है ना वो शर्मा जी, मैंने हाँ, हम उनकी बुआ बोल रहे हैं। मैंने वो मालूम था, हाँ बुआ जी आप 10 मिनट बाद लगाओ। हाँ लाला हम जब तक बैठे हैं तुम बुलाए शर्मा जी, हमने वो झांसी वाली बुआ का फ़ोन, हाँ आ रहे हैं रात्रि की। अब नॉर्मल है, वहाँ भी क्या होता था एसटीडी पे कई लोग होते थे ऐसे वेटिंग में 10-10 मिनट वाले। अब जब आपका नंबर आएगा तो 10 मिनट नहीं, 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट भी हो सकते हैं। शर्मा जी आए तब तक कहा चलो ये चाय पिलाओ शर्मा जी, तो शर्मा जी से 15 मिनट बात हुई। मैंने कहा ऐसे जो है सामाजिक संबंध क्रिएट होते थे। पूछना अपने पापाओं से, सब बता दें कि हाँ ये होता था, और इसीलिए पूरा मोहल्ला आपस में जुड़ा रहता था। अब मैं बाकी छोड़ो, मैं अपने घर की बताता हूँ। हमारे 3 लोग खाना खा रहे होते हैं और तीनों के 3 में से एक दूसरे की कोई शक्ल नहीं देखते, सब अपना लगे। मोहल्ला तो छोड़ो, तो घर में चले। मैंने कहा विजिबल स्पेक्ट्रम समझ में आएगा। विजिबल स्पेक्ट्रम जैसा आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं वही 7 पार्ट होंगे, विबग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। याद रखने लायक जो मामला है वो समझ में आ गया होगा कहाँ है, कहाँ। यहाँ बात कर रहे हैं 4000 से 4460 एंगस्ट्रॉम, 4460 से 4650। एक बार इस लिस्ट को आपको हल्का सा याद करना है, कम से कम बता दें 2 एक्सट्रीम तो याद रखिएगा ही, वायलेट और रेड, क्योंकि इनकी ज़रूरत सबसे ज़्यादा पड़ेगी। वायलेट की कई जगह में पड़ेगी ज़रूरत, तो बताएंगे लगभग 4000 एंगस्ट्रॉम, रेड बताएंगे। बाकी आज चर्चाएं होंगी, हम रेड को लगभग अप्रोक्सीमेटली 8000 एंगस्ट्रॉम कंसीडर करते हुए चलते हैं, ठीक है ना। एक तो विजिबल तो साफ समझ में आ रहा होगा। दूसरे नंबर पर आप देखना जो अपने पास आती हैं वो आती हैं इनविजिबल रेज। इनविजिबल रेज से रिलेटेड आपका जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन भी हम आओ दिखा देते हैं, किस टाइप के आएंगे वो बताऊंगा। इन टॉपिक्स को आपको 2 बार ढंग से पढ़ना है, इनमें कुछ है ही नहीं, जस्ट थ्योरेटिकल टॉपिक है। जैसे गामा रेज, डिस्कवरर कौन था, हेनरी बेकेरर। वेवलेंथ कहाँ से कहाँ तक होती है, तो 0.001 एंगस्ट्रॉम से लेके 1 एंगस्ट्रॉम तक। फ्रीक्वेंसी रेंज, फ्रीक्वेंसी कहूँगा आप भूल जाए तो कोई दिक्कत नहीं, फ्रीक्वेंसी का मैं तरीका बता दूंगा आप कैसे निकाल सकते हैं इमीडिएट पेपर में, क्योंकि वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी आपको दोनों याद नहीं होगी। तो मेरी राय अपनी ये होगी पर्सनल कि आप क्या याद रखिएगा, आप वेवलेंथ याद रखिएगा। आप एक बार पढ़ लें, फिर मैं आपको वेवलेंथ याद रखने का तरीका ही बता दूंगा। नेक्स्ट आता है काय से प्रोड्यूस होती है, भाई कहाँ से आती हैं गामा रेज, तो इसका भी जवाब देंगे दीज आर प्रोड्यूस बाय द नेचुरल रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स।
जब आप न्यूक्लियर वाला चैप्टर पढ़ रहे थे तो मैंने बताया था रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कौन होते हैं, जो अल्फा बीटा और गामा रेडिएशन एमिट करते हैं। तो दिख रहा होगा यही है वो आपके नेचुरल रेडियो एक्टिव एलिमेंट से आती हैं। नेक्स्ट इसके बाद आप जाएंगे द एनर्जी एंड पेनिट्रेटिंग पावर्स आर वेरी हाई। इनकी पेनिट्रेटिंग पावर इतनी ज़्यादा होती है, तुम याद करो न्यूक्लियर रिएक्टर में जो दीवार बनाते थे शील्ड, वो मीटर में बनाते थे। घर की दीवारें इंच में बनती हैं, इसको काय बनाते हैं मीटर्स थिक कंक्रीट एंड आयरन प्लेट्स। क्यों? ताकि ये रेडिएशंस बाहर पेनिट्रेट करके बाहर ना आ पाए। तो इसलिए बिल्कुल समझ में आ रहा होगा पेनिट्रेटिंग पावर्स आर वेरी हाई एंड दीज कैन क्रॉस थ्रू मोस्ट ऑफ द सब्सटेंस। ज़्यादातर चीज़ों के आर पार निकल जाती हैं। कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, दीज रे आयनाइज द गैसेज। आयनाइजेशन ऑफ गैसेस का मीनिंग समझ में आ रहा होगा। गैसेस पे जब ये जाएंगी, क्योंकि पेनिट्रेशन अच्छा है, एटम तक पेनिट्रेट कर जाती हैं, एटम की एनर्जी बढ़ाएंगी। तो एटम की एनर्जी तुम केमिस्ट्री में पढ़ती आए हो, इलेक्ट्रॉन से एक्साइट होंगे, ज़्यादा एनर्जी होगी, और ज़्यादा एनर्जी होगी क्या है ही लिख ही रहा हूँ वेरी हाई। तो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, बाहर आ जाते हैं। प्रोसेस इज आयनाइजेशन। तो ये क्या करती हैं, गैसेस को आयनाइज करती हैं, फोटोग्राफिक प्लेट पर असर डालती हैं। और फोटोग्राफिक प्लेट पे असर डालने को मैं ज़्यादा बेहतर गामा रेज के बताए दूसरे तरीके से बता देता हूँ। देखो कितना बढ़िया नेट चल रहा है इसमें। सब उड़ गए, इतना इंतजार किसी की नहीं होगा। बताइए मेरी निगाह क्या शानदार जा रहा है। कभी किसी ने तब से कुछ बोला नहीं। कोई नहीं। ठीक है ना। मैंने कहा जब आप जाएंगे तो मैंने कहा फोटोग्राफिक प्लेट को अफेक्ट करते हैं। फोटोग्राफिक प्लेट को अफेक्ट करने का मैं गामा को तो नहीं, दूसरी का एग्जांपल दे देता हूँ। कभी हम कहते हैं सौभाग्य से आपकी हड्डी टूटे, वही बता रहा हूँ, कभी सौभाग्य से तुम्हारी हड्डी टूटे, फिर क्या कराओगे? तो ध्यान दिया, एक्सरे फोटोग्राफ आता है, तो वही तो फोटोग्राफिक प्लेट होती है। अभी देखा था पापा होगा वो फोटोग्राफिक प्लेट होती है, उसमें तो हड्डी साफ है, ऐसी होगी। तो ध्यान दिया। इसका मतलब एक्सरेज क्या करती हैं, फोटोग्राफिक प्लेट पे असर डालती हैं। दैट्स व्हाई विद द हेल्प ऑफ देम वी कैन टेक आउट अ प्रिंट। दूसरा फोटोग्राफिक प्लेट, अब खैर ये भी हम बता दें, 2-4 साल तक ही देख लो, उसके बाद ये भी गायब हो जाएगी। और एक फोटोग्राफिक प्लेट बताता हूँ, अगर आपको याद हो, आपके बिल्कुल बचपन में कैमरे रील वाले आते थे। आपकी जनरेशन में देखें, आपसे 4-6 साल बाद वाले उन्हें तो पता ही नहीं होगा ऐसा भी होता था क्या। आपने देखे उनमें एक नेगेटिव मिलता था, फिर नेगेटिव से फ़ोटो प्रिंट कराई जाती थी। वो नेगेटिव होती थी फोटोग्राफिक फिल्म कह सकते हैं, कि उतनी मोटी नहीं होती ना, प्लेट कहना ठीक नहीं है, अलग से चमक होती थी। तो वो जो अब तो सब डिजिटल है, अब तो नेगेटिव का काम ही नहीं है। मैंने कहा वो फोटोग्राफिक फिल्म या प्लेट होती है। क्या मेरी बात समझ में आती है? इसलिए बनती किससे? वो बनती है नाइट्रोसेल्यूलोज से, और उस पर जो कोटिंग रहती है वो भी बता देता हूँ। आपने केमिस्ट्री में पढ़ी होगी, आपने सिल्वर हैलाइड्स पढ़े हैं क्या? सिल्वर हैलाइड बोले तो सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड, जहाँ पढ़े होंगे वहाँ दिया होगा। इनका यूज़ फोटोग्राफी में होता है, क्योंकि ये फोटो सेंसिटिव होते हैं। लाइट पड़ने पे ये इनकी वो क्या कहलाती है, फोटोलिसिस हो जाती है। यही होता था। इस पर जो कोटिंग होती थी वो सिल्वर के कंपाउंड्स की होती थी, तमाम सारे सिल्वर के। थर्मल नहीं, ऑप्टिकल। एक्चुअली ऑप्टिकल डिकम्पोजिशन। थर्मल होता है जिसे हम गर्म करते थे। 3 थे, इलेक्ट्रिकल, हाँ फोटो वाला, और फोटो मतलब वही ऑप्टिकल, लाइट से रिलेटेड। इसलिए मैंने फोटो नहीं कहा, मैंने लाइट का ऑप्टिकल कह रहा हूँ। लाइट पड़ेगी, डिकम्पोज हो जाएगा। सही है। और जाओगे, और क्या करते हैं, कॉज फ्लोरोसेंस। फ्लोरोसेंस याद है? फ्लोरोसेंस तभी रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट पढ़ते थे यार, पीछे जिंक सल्फाइड लगाते थे, चमक डेवलप करते हैं। तो ये क्या करती हैं, फ्लोरोसेंस डेवलप करती हैं। किस किस पे करती हैं? ये जिंक पे करती हैं, जिंक सल्फाइड पे। जिंक सल्फाइड का फॉर्मूला मालूम है आपको? जिंक सल्फाइड का फॉर्मूला बताया जरा।
जिंक सल्फाइड कह रहा हूँ, सल्फेट नहीं कह रहा। बेटा SO4 मुझे जहाँ तक याद है वो सल्फेट होता है। और जितने भी आइड होते हैं, तो कैसी केमिस्ट्री पढ़ते हो, जितने भी आइड हैं, आइड, ये सब प्योर एलिमेंट होते हैं। ये जिंक सल्फाइड है, ये जिंक ऑक्साइड है, ये जिंक फॉस्फाइड है। हाँ, इसकी वो गड़बड़ हो जाएगी, है ना। चलो ऐसा कर लो, ये फॉस्फाइड है, नॉट द फॉस्फाइड, नॉट द फॉस्फेट। और भी कोई ले लो, ये जिंक हम कहते हैं नाइट्राइड है, सही कह रहा हूँ ना। ये जिंक क्लोराइड है, प्योर एलिमेंट होगा, आइड बताता है। 8 लगा दो, 8 बताएगा ऑक्सीजन कंपाउंड होगा। इसी के साथ लेते हैं इन्हीं में से, ये आपका जिंक सल्फेट है। फॉस्फोरस के साथ लेंगे, जिंक फॉस्फेट है। N के साथ ले लेंगे, जिंक नाइट्रेट है। तो फिर सल्फाइड भी होता है, आइड, ये वो होता है जिसकी ऑक्सीजन की कमी पड़ गई होती है। सही कह रहा हूँ यार, केमिस्ट्री पढ़ तुम रहे हो, बता नहीं पड़ती है हो गई। और बेरियम सल्फेट का ही बता दे फिर। नहीं, BrSO4 भी बनाने बैठ जाए। बेरियम प्लेटिनम साइनाइड बता दो। सही है। ये प्लेटिनम बेरियम साइनाइड याद हो जाएगा एक आध बेरियम नहीं, वो तो तमाम सारे दिए हैं, जैसे पर्टिकुलर देखा हूँ कौन सा है। CN का होल 4 होता है, क्योंकि BAPT कहाँ दिख रहा है? निकाला है, निकाला तूने कहीं नहीं है, तुझे याद कर रही है। सबसे नीचे चलिए प्लेटिनम और नीचे ये सबसे नीचे ये BaCN4 और PT। मैंने भी नहीं बोला। तो CN4 इसलिए कि ये तो वो दिया हुआ मॉलिक्यूलर फार्मूला, जब आप साइनाइड करोगे तो CN इकट्ठे लिखे जाएंगे, CN का होल 4 लिखा जाएगा। इसलिए मैंने कहा या आप इस फॉर्मूले जाएंगे तो या आपको कैसा मिलेगा, या आपको मिलेगा ऐसा। ये हो गया बेरियम प्लेटिनम साइनाइड, सही है। कहाँ यूज होती हैं, तो सॉरी एक नुकसान बताएंगे। दीज रेज आर वेरी हार्मफुल फॉर ह्यूमन बीइंग एंड कॉजेज कैंसर, यानी ये होती हैं कार्सिनोजेनिक। कार्सिनोजेनिक हम उन्हें कहते हैं जो कैंसर डेवलप करते हैं। एंड जेनेटिक डिसऑर्डर, जेनेटिक डिसऑर्डर का नाम हिरोशिमा और नागासाकी से तक आता है, DNA को अफेक्ट कर देती हैं, याद आ गया। नेक्स्ट आ जाते हैं, दीज आर यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, प्रिजर्वेशन ऑफ फूड। प्रिजर्वेशन ऑफ फूड में इसलिए इस्तेमाल होती हैं क्योंकि फूड मटेरियल से बैक्टीरिया, जर्म्स, माइक्रो ऑर्गेनिम्स, इन सब को आपका ख़त्म कर देंगे, तो फूड प्रिजर्वेशन में होंगी। इट कैन बी यूज्ड फॉर प्रोड्यूस न्यूक्लियर रिएक्शंस। नहीं, ये कंट्रोल पे डिपेंड करता है। ये जैसे मैं बताता हूँ। ओके, पहले मैं आपसे एक चीज़ पूछता हूँ, आप में से किसी के घर में फूड प्रिजर्वेशन होता है? किसके होता है? आपके घर में फूड प्रिजर्वेशन होता है कि नहीं होता है? बताओ कहाँ होता है, कब है?
क्या कह रही है नेहा? पिकल्स, अचार और मुरब्बे डालते हैं। क्या कर रहे हो तो ध्यान दिया है? दोनों के पीछे सिंपल सा रीज़न रहता है कि अगर इनमें आपके अचार में के सेल्स में पानी रहेगा, मैंगो मान लेते हैं, वो क्या करेगा ध्यान देखना, और धीरे धीरे बैक्टीरियल ग्रोथ को जन्म देगा। आप क्या करते हो, जो नमक या हैवी शुगर, आइदर द शुगर और द सॉल्ट सॉल्यूशन लेते हैं, जो क्या काम करता है, आपके पानी को खींच लेता है, और इसीलिए आप देखना बैक्टीरियल ग्रोथ उतनी तेज़ी से नहीं हो पाती। मुझे सिखाते हैं। ये नहीं, ये प्रिजर्व सुखाने का एक अलग मेथड है। ये वो है फूड जिस फॉर्म में उसी में प्रिजर्व किया जाए, ये फूड प्रिजर्वेशन टेक्निक्स कहलाती हैं। हमारा इसमें वही है ना जो आप पूछ रहे थे। अब इसमें भी 5 किलो नमक डाल दोगे 50 ग्राम आम में, तो कैसे काम चलेगा? आम ही गायब हो जाएगी तो। नमक का चाय। ठीक है ना। अब ऐसे ही आप देखना, इसके बाद जो है, चूँकि आज हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा टाइम उस पर ले लिया अपनी मीटिंग ज्वाइन करने में, आपका ध्यान जाएगा। सिमिलरली हम डिस्कस करेंगे एक्सरेज, फिर हम डिस्कस करेंगे अल्ट्रावायलेट रेज। काम सब वही है, डिस्कवरर, वेवलेंथ, उनके तमाम सारे यूज़, कोई नुकसान या कोई फ़ायदा, समझ आ रहा है भाई? 3-4 चीज़ें मोटे तौर पे। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे इंफ्रारेड वेव्स, वही 3-4 चीज़ें, डिस्कवरर, वेवलेंथ, कहाँ से आती हैं, कोई फ़ायदा, कोई नुकसान, कोई इस्तेमाल, समझ में आ रहा है? अब जब आप पढ़ेंगे ऐसे माइक्रोवेव्स आ जाएंगी, देन आप पूछेंगे इस बात क्वेश्चंस आपके कैसे आते हैं। क्वेश्चन भी आप देखेंगे अलग अलग ईयर्स के लगे हुए हैं। जैसे यही सिंपल, स्टेट एनी टू क्वालिटीज विच, सुनिए ये सुनीता वाला क्वेश्चन कैसे आ गया? जब पहले वो दिया होगा, हर फ्रेंड्स विजिटेड एन एग्जीबिशन, द पुलिसमैन आस्क्ड देम टू पास थ्रू अ मेटल डिटेक्टर, मेटल डिटेक्टर से पास हुए। ध्यान में बताया था मेटल डिटेक्टर एक्सरेज का इस्तेमाल होता है, तो उसी बेस्ड क्वेश्चन है। मेटल डिटेक्टर किस प्रिंसिपल में बात का काम करता है, क्या करता है? वेल्डर्स वियर स्पेशल गॉगल्स, ग्लास विंडोज टू प्रोटेक्ट देयर आईज फ्रॉम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। कौन से रेडिएशन है? अभी अल्ट्रावायलेट वेव्स पढ़ोगे, अगले टर्न पे तो यही आ जाएंगे। वेल्डिंग के समय डेवलप होती है, वही पूछ रहा है कौन से हैं, रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी, सब देखो वही क्वेश्चन लगे हुए हैं। आइडेंटिफाई द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जिसकी वेवलेंथ यहाँ वेरी करती हो, वो वेव बताओ जो वाटर प्योरिफिकेशन में इस्तेमाल होती हो, आई सर्जरी में इस्तेमाल होती हो। मतलब कहीं ना कहीं आपको सबके यूज़ और वेवलेंथ वगैरह याद रखने हैं। नेम द रेडिएशन यूज इन आई सर्जरी और टू किल जर्म्स। मोस्ट एनर्जेटिक बताओ कौन सा है। हीट वेव्स कौन सी कहलाती हैं। विच पार्ट ऑफ स्पेक्ट्रम यूज इन राडार। मतलब समझ आ रहा है? इसी पूरे पे अपने का आपके इस चैप्टर के कंप्लीट क्वेश्चंस होते हैं। वैसे तो हम आज खत्म कर देते, पर अगले टर्न 10-15 मिनट में खत्म कर ले जाएंगे, 20 मिनट में, और फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे इसी का अगला पार्ट साथ में, वेव ऑप्टिक्स। ठीक है ना? इसके नोट्स आपको अगले टर्न में हम दे देंगे।